नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस ओपनसी ने गुरुवार को घोषणा की कि वे ट्रेडर्स को अपने कलेक्शंस को बढ़ाने और सीधे अन्य कलेक्टर्स के साथ जुड़ने में मदद करने के लिए एक पीयर टू पीयर एनएफटी स्वैप फंक्शन डील्स शुरू कर रहा है। ओपनसी ने एक ट्वीट में कहा कि डील्स कलेक्टर्स को एक दूसरे के बीच एनएफटीज ट्रेड करने की अनुमति देगी, साथ ही रैप्ड ईथर को भी शामिल करने की अनुमति देगी। इसमें कहा गया है कि ये फीचर ओपनसी के नेटिव एनएफटी प्रोटोकॉल सीपोर्ट द्वारा संचालित है। ओपनसी ने कहा कि प्रोडक्ट का लक्ष्य एनएफटी स्वैपिंग को भरोसेमंद बनाना है, स्केची डीएम्स और वेबसाइट्स को रोकना है जिसका कई कलेक्टर्स एनएफटी ट्रेड करते समय शिकार होते हैं। डील वेब पेज के अनुसार यूजर्स उस व्यक्ति का यूजर नेम, ईएनएस नेम या वॉलेट एड्रेस दर्ज कर सकते हैं जिसके साथ वे डील करना चाहते हैं। फिर वे 30 एनएफटीज तक सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही वे स्वैप में कितनी WETH जोड़ना चाहते हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वो उन एसेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिन्हें वे ट्रेड के लिए पेश करना चाहते हैं और फिर वे डील को कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। अभी ओपनसी को डील के दोनों तरफ के एनएफटीज को सेम चेन पर और बैच्ड कलेक्शन से होना आवश्यक है। अगर यूजर डील एक्सेप्ट करता है तो वो ट्रांसफर्स के लिए आवश्यक किसी भी गैस फीस का भुगतान करेंगे, लेकिन अब तक डील स्वैप में ओपनसी फीस नहीं होगी या क्रिएटर्स रॉयल्टीज का भुगतान नहीं होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिप्टो करेंसी टैक्स मैनेजमेंट सॉल्यूशंस के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टैक्स नोट्स ने कहा है कि वो उन सभी प्रीमियम कस्टमर्स को कॉम्प्लीमेंट्री एनएफटी टोकन्स की पेशकश करेगा जो उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इस पहल के लिए क्रिप्टो टैक्स कंप्यूटेशन प्लेटफॉर्म ने एनएफटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पॉलीगॉन टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिलाया है। कंपनी ने कहा कि इस इनोवेटिव इनिशिएटिव का उद्देश्य इंडियन यूजर्स को वेब 3.0 के रेल्म में लाना है। ऑफर अवेल करने के लिए टैक्स पेयर्स को टैक्स नोट्स प्लेटफॉर्म पर साइन अप करना होगा और अपना ITR एक्नॉलेजमेंट नंबर प्रदान करना होगा। पूरा होने पर टैक्स पेयर्स को कंप्लीशन के संकेत के रूप में एक कॉम्प्लीमेंट्री एनएफटी प्राप्त होगी। पॉलीगॉन चेन पर बनाए गए इन एनएफटीज को टैक्स पेयर्स के डिजिटल वॉलेट में सुरक्षित रूप से ट्रांसफर किया जा सकता है। एनएफटीज के लिए रेगुलेटरी लैंडस्केप वर्तमान में विकसित हो रहा है। भारत में एनएफटीज में कमर्शियल डीलिंग को विशेष रूप से रेगुलेट करने वाला कोई कानून नहीं है। हालांकि वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन के तहत एनएफटीज को शामिल करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अमेंड किया गया है। एनएफटीज में ट्रेडिंग से जनरेट किए गए इनकम पर 30% टैक्स लगाया जाता है। इसके अलावा एक्विजिशन की कॉस्ट को छोड़कर कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जब भी क्रिप्टो एसेट या एनएफटीज की सेल या ट्रांसफर होता है तो 1% का TDS लागू होगा। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। कुवैत के कैपिटल मार्केट्स अथॉरिटी ने ऑफिशियली देश में लगभग सभी क्रिप्टो ऑपरेशंस पर पूर्ण प्रतिबंध की कमिटमेंट की पुष्टि की है। स्टेट ऑफ कुवैत बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लगभग सभी ऑपरेशंस पर प्रतिबंध लगाने वाला लेटेस्ट जुरिस्डिक्शन है। 18 जुलाई को कुवैत के मेन फाइनेंशियल रेगुलेटर कैपिटल मार्केट्स अथॉरिटी ने देश में वर्चुअल एसेट्स की सुपरविजन और इशुएंस करने पर एक सर्कुलर इशू किया। सर्कुलर में CMA ने पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स और माइनिंग सहित क्रिप्टो करेंसी से जुड़े प्रमुख यूज केसेस और ऑपरेशंस पर पूर्ण प्रतिबंध की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। सर्कुलर लोकल रेगुलेटर्स को किसी भी लाइसेंस इशू करने से रोकता है जो फर्मों को कमर्शियल बिजनेस के रूप में वर्चुअल एसेट सर्विसेज प्रदान करने की अनुमति देता है। अनाउंसमेंट नोट्स में लिखा था, इस बीच सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत और CMA द्वारा रेगुलेटेड सिक्योरिटीज और अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को लेटेस्ट प्रोहिबिशन से बाहर रखा गया है। प्रोहिबिशंस के अलावा CMA को कस्टमर्स से वर्चुअल एसेट से जुड़े जोखिमों के प्रति सतर्क और जागरूक रहने की भी आवश्यकता है। रेगुलेटर ने विशेष रूप से क्रिप्टो करेंसी को चिन्हित किया, ये तर्क देते हुए कि वे लीगल स्टेटस नहीं रखते हैं और इशूड या सपोर्टेड नहीं है। ओवर टू यू रोशनी। देश की कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग सुपरवाइजरी एजेंसी जिसे बापेप्टी के नाम से जाना जाता है, इसके स्टेटमेंट के अनुसार इंडोनेशियन गवर्नमेंट द्वारा एक हफ्ते पहले अनाउंस नेशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने काम करना शुरू कर दिया है। ये प्लेटफॉर्म देश में एकमात्र स्थान होगा जहां डिजिटल एसेट के लीगल एक्सचेंज की अनुमति है। बापेप्टी ने 28 जुलाई को एक्सचेंज ओपन करने की पुष्टि की। इसके अलावा एजेंसी ने एक्सचेंज के साथ एक फ्यूचर क्लियरिंग हाउस की स्थापना की है। ये क्लियरिंग हाउस बायर और सेलर के बीच मीडिएट करता है। ये सुनिश्चित करता है कि ट्रांजैक्शन स्मूथली चल रहा है या नहीं। पहले ये बताया गया था कि बापेप्टी
इंटरनेशनल मार्केट डेवलपमेंट्स के अनुरूप रखते हुए क्रिप्टो करेंसी की सेल्स को लोकल ट्रांजैक्शन तक सीमित कर देगी। लाइसेंस ट्रेडर्स के पास एक्सचेंज में शामिल होने के लिए 1 महीने का समय होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। FTX के पूर्व CEO सैम बैंकमैन-फ्रीड पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने न्यूयॉर्क टाइम्स को कैरोलिन एलिसन की प्राइवेट डायरी को लीक करने का आरोप लगाया है। यह आरोप न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश करने के बाद आया है जिसमें एलिसन के निजी विचार थे, जिसके कारण डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने मामले में विटनेस और अन्य पार्टीज द्वारा अदालत के बाहर दिए गए सभी स्टेटमेंट्स पर बैन लगाने की मांग की थी। वकीलों का तर्क है कि इस मामले को मिले मीडिया के इंटेंस अटेंशन और डिफेंडेंट्स द्वारा अपने एडवांटेज के लिए मीडिया कवरेज में हेरफेर करने के प्रयास के कारण एक्स्ट्रा जुडिशियल स्टेटमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करने वाला आदेश आवश्यक है। मुकदमे में आरोपों में ये कहा गया है कि बैंकमैन-फ्रीड ने FTX.US फंड के $10 मिलियन को अपने पर्सनल अकाउंट में डाइवर्ट कर दिया। उनके भाई गैब्रियल ने फाउंडेशन फंड के साथ नाउरू के आइलैंड नेशन को खरीदने की योजना बनाई और मिक्स कंपनी कस्टमर फंड का उपयोग करके $100 मिलियन से अधिक पॉलिटिकली डोनेट कर दिए थे। मुकदमे के अनुसार एलिसन ने एक बड़े FTX कैश क्राइसिस के दौरान खुद को $20.5 मिलियन का बोनस दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.2 TV और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।